हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आइए हम जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मुद्रा व साख के बारे में। तो मुद्रा व साख में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मुद्रा क्या होता है। तो मुद्रा क्या होता है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। अगर हम सिंपल डिफिनीशन की बात करें तो मुद्रा क्या है? एक विनिमय का माध्यम है। तो हम मुद्रा क्या करता है कि हमें कोई वस्तु या तो खरीदनी है या बेचनी है, तो मुद्रा उसमें क्या करता है? विनिमय का माध्यम का विनिमय के रूप में कार्य करता है, एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। तो प्राचीन ज़माने में अगर हम बात करते हैं कि जब मुद्रा नहीं हुआ करता था, तब हम विनिमय कैसे करते थे, कैसे वस्तुओं को खरीदते थे या बेचते थे। तो उस समय में क्या होता था कि हम वस्तुओं की लेन देन हमें क्या करते थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उस समय काफ़ी प्रचलित थी। इसके द्वारा हम क्या करते थे? वस्तुओं की लेन देन के द्वारा वस्तु खरीद और विक्रय करते थे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो हम कहेंगे जिसमें हम वस्तुओं के लेन देन, वस्तु के बदले में, जिसको हम क्या करते हैं, वस्तु के बदले में वस्तुओं का लेन देन क्या कहलाता है? हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। इसमें हम क्या करते थे कि प्राचीन ज़माने में हमारे पास क्या होता था कि हम या तो गाय रखते थे या कोई जानवर रखते थे या सोना चांदी। उसके बदले में जैसे हमें ये गेहूँ लेना है तो हम क्या करते थे? गेहूँ दे देते थे। और जैसे गेहूँ हमें खरीदना है तो हम क्या करते थे? चावल उसे देते थे और गेहूँ ले लेते थे। तो ऐसे में क्या है कि हम वस्तु विनिमय के द्वारा ही वस्तुओं का लेन देन करते थे, वस्तु का खरीद विक्रय करते थे। तो ऐसे में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न करनी पड़ती थी, बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। जैसे अभी क्या है कि हमें एक कोई वस्तु खरीदनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? जैसे जैसे माने क्या हमें मोबाइल लेनी है, तो हालांकि मोबाइल पहले नहीं होता था, हम उदाहरण के तौर पर बोलते हैं मोबाइल लेनी है, तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा? अब 10 कुंटल अनाज ले जाना पड़ेगा उसके लिए, कि मोबाइल महंगी है और अनाज क्या है? सस्ता है। तो ढोने में भी हमारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। और भी जैसे स्टोर करने की भी कठिनाई थी कि हम अगर गेहूँ 10 कुंटल ले रहे हैं तो हम रखेंगे कहाँ? तो बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। इसी में एक महत्वपूर्ण कठिनाई है जिसका नाम है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, जो आपके चैप्टर में काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन सी कठिनाइयाँ काफ़ी आती थी, कौन सी काफ़ी झेलनी पड़ती है। तो वस्तुओं का दोहरा सहयोग ये एक बड़ी कठिनाई है कि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि अगर हमें चावल खरीदनी है तो दूसरे के पास क्या होनी चाहिए? चावल होनी चाहिए। तो हम चावल के लिए पहुंच जाएंगे हमारे पास, और हमारे पास अगर गेहूं है और दूसरा गेहूं खरीदना नहीं चाहता है, वो मक्का खरीदना चाहता है, तो ऐसे में क्या होता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी कि वस्तुओं की दोहरा सहयोग, कि दोनों के पास वह वस्तु होनी चाहिए कि जो हम खरीदना चाहते हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, उनके पास होनी चाहिए, और जो हम बेचना चाहते हैं और वो खरीदना चाहता है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो ऐसे में दोनों के पास दोनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। यही होता है वस्तुओं का दोहरा सहयोग, मतलब दोनों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। और नहीं तो अगर नहीं है ऐसी, तो वस्तुओं का क्रय विक्रय करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जब मुद्रा आ गई तो ये समस्याओं का भी हल हो गया। तो अभी आज हम देखेंगे, इसमें आपको जो चैप्टर है इसमें बात की गई है कि जो मुद्राओं का जो आधुनिक रूप है। तो अभी हम देखते हैं कि मुद्रा अभी क्या है, कागज़ के नोटों के रूप में आपको दिखाई देता है, सिक्कों में भी दिखाई देता है, चेक चेक के रूप में दिखाई देता है, डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, यूपीआई आजकल काफ़ी फेमस हो गया है। आप यूपीआई के जरिए क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। ठीक है, मोबाइल नेट बैंकिंग, तो आजकल मोबाइल में भी बहुत सारे, जैसे फ़ोन पे आप करते हैं, पेटीएम का यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी हो गया है, और हम कोई भी वस्तु रुपए लेना खरीदना बेचना ये काफ़ी ईजी हो गया है, और बहुत सारे इसके मुद्रा के रूप हो गए हैं। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये आपका चैप्टर है कि इसमें रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा कौन जारी करता है, तो मुद्रा 1 रुपए के नोट के छोड़कर उससे ऊपर जितने भी मुद्रा होती है उसे कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक जारी करता है। और रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में हम देखेंगे तो रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? तो रिजर्व बैंक के कार्य के हम देखेंगे, उनमें से मुद्रा जारी करना, ये क्या करती है? मुद्रा जारी करती है। बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की कार्य प्रणाली पर नज़र करना,
जो बैंक हो और स्वयं सहायता समूह, इसे क्या करते हैं हम रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है जो बैंक है उनके जो कार्यप्रणाली है वो सही से अपना बैंक रेट रख रही है या नहीं, उसकी एसीएलआर कितनी है, वो सभी पर नियंत्रण रखता है और सभी को कंट्रोल में रखता है। बैंक की दरों को निर्धारित करना, जो बैंक रेट होती है वो भी निर्धारित कौन करती है, आरबीआई निर्धारित करती है। मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, मौद्रिक नीति का इंग्लिश बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या है, एक पॉलिसी है जिसको तैयार बनाती कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। और इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसको वो क्या करती है, इन्फ्लेशन और डिप्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। अगर हम मौद्रिक नीति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब हमें जाकर ये समझ में आएगा, लेकिन अभी हमें क्या रखना है याद, केवल मुद्रा रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो ये क्या करती है, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना इसका कार्य होता है। फिर बैंक की कुछ राशि का नकद संचयन करना, मान लीजिए जो बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो उनकी कुछ राशि रिजर्व बैंक के पास संचय के रूप में रखी जाती है, इसका भी मुख्य कार्य होता है सिक्योरिटी के तौर पे। तो अब देखिए, तो इतने आपको रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में भी बताना, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि रिजर्व बैंक का कार्य कौन कौन सा है तो आप इतना कार्य लिख सकते हैं। अब आता है साख, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि साख क्या होता है। तो साख आप सिंपल डिफिनेशन में बताएंगे कि साख क्या है, साख एक समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर देता है कि वो भविष्य में इसका भुगतान करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, साख कहलाता है हमारा। साख में हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं किस पे, समझौते के रूप में, कि हम इसका भुगतान भविष्य में कर देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, साख कहलाता है। अब जो साख है, साख का हम बात करते हैं, साख क्या है हमारा, संपत्ति के रूप में। ये आपका है, साख क्या होता है, संपत्ति के रूप में भी होता है। अगर आपने लोन लिया, ठीक है, साख लिया, अगर आप उसको समय पर चुकता कर देते हैं, जैसे एक किसान है वो क्या करता है, वो साख लेता है और उसकी जो लोन लिया उसकी उपज काफ़ी होती है और फिर बाद में वो जाके क्या करता है, जैसे दुकानदार का हम उदाहरण लेते हैं, एक दुकानदार है उसने लोन लिया, बस बहुत सारे अपने दुकान में बहुत सारे सामान रखे ला के खरीद के, और उसका क्या हुआ, इस समय उसका बिक्री काफ़ी अच्छा हुआ, उसे काफ़ी बेनिफिट हुआ और फिर वो जाके लोन चुका दिया, उसे बेनिफिट मिल गई। तो ये क्या है, साख संपत्ति के रूप में, मतलब उसको क्या हुआ, संपत्ति मिल गई, उसको बेनिफिट हो गया। लेकिन एक किसान क्या करता है, लोन लेता है, लोन लेने के बाद वो जब फसल उगाता है, लेकिन फसल उस समय क्या होती है, ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद वो क्या होता है, उसका जो उन्होंने लोन लिया था उसका पैसा भी वो वसूल नहीं कर पाते। इस कारण क्या होता है कि वो लोन चुका नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो साख क्या होता है, ऋण जाल के रूप में, मतलब उसमें क्या होता है, फंस जाता है। तो साख क्या होता है, ये संपत्ति भी होती है, एक ऋण जाल भी होता है, इसमें फंस जाते हैं, हम निकल नहीं पाते। ठीक है, तो हमें इतना याद रखना है, साख क्या होता है, साख का डिफिनेशन देना है, साख संपत्ति के रूप में बताना है और साख ऋण जाल के रूप में बताना है कि ऋण जाल के कैसे रूप में है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि साख, साख की शर्तें, अगर हमें जो लोन लेना होता है तो हम क्या करते हैं कि हमें बैंक के पास, पहली बात तो हमें बैंक रेट की जानकारी होनी चाहिए कि वो कितना बैंक रेट ले रहा है। फिर समर्थक ऋणाधार, ऋणाधार कि समर्थक ऋणाधार क्या हो सकता है कि हम बैंक के पास या तो अपनी मकान गिरवी रखते हैं या जेवर रखते हैं या कुछ सिक्योरिटी के रूप में कुछ बैंक के पास रखनी पड़ती है, तभी हमें क्या मिलता है, साख मिलता है, लोन मिलता है। आवश्यक दस्तावेज भी रखनी पड़ती हैं, तभी जाके क्या हमें मिलता है। भुगतान की प्रक्रिया भी समझ में आती है कि हमें बाद में अगर चुकाना है तो कैसे चुकाना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो बहुत सारी तमाम चीज़ें होती है जिसके हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए जो गरीब हैं वो गांव में जल्दी लोन नहीं ले पाते, वो साहूकार के से लोन ले लेते हैं और उसमें दब जाते हैं। तो एक आता है आपके गरीबों के लिए, एक आता है स्वयं सहायता समूह। ये क्या होता है स्वयं सहायता समूह, तो हम जानिए, आइए जानते हैं स्वयं सहायता समूह क्या होता है। ये एक मूल विचार है जो ग्रामीण गरीबों को, खासकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाए और उनकी बचत को एकत्रित किया जाए। इसमें क्या होता है, जो स्वयं सहायता समूह है ये 10-15 लोगों का क्या होता है, एक समूह होता है। इसमें समाज के वे गरीब लोगों को शामिल किया जाता है, खासकर महिलाओं को, कि जिनकी बचत नहीं हो पाती, और वो क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, 10-10 रुपये 100-100 रुपये देकर ये क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं
और जब इनको ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ही पैसे ले लेते हैं और इस पे क्या होता है कम ब्याज दर, जो शायद इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कम ब्याज दर पर इन्हें, जो महिलाएं हैं इनको लोन, जो लोग होते हैं उनको लोन दिया जाता है और वो आसानी से मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज़ें ये होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, स्वयं सहायता समूह का कार्य क्या होता है, हम देखेंगे कि स्वयं सहायता समूह का कार्य क्या क्या है। कि हम देखते हैं ग्रामीण और निर्धर, जो विशेषकर महिलाओं को इसमें एकत्रित किया जाता है। सदस्यों की जमा पूंजी इसमें इकट्ठा करना, ठीक है, बिना समर्थक के ऋण धार देना, मतलब कोई भी आपको सोना चांदी जेवरात ये नहीं रखने पड़ेंगे, मकान में गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे, बिना उसके देते हैं। फिर कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं, मतलब आज की जो ऋण दर होती है वो भी काफ़ी कम होती है, जिसको आसानी से चुकाया जा सकता है। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को मंच देना, और ये क्या करते हैं, समाज में जाके लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। ये कौन, स्वयं सहायता समूह। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे हम बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कुछ किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो जैसे मैंने अभी पढ़ाया उसी से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। तो मुद्रा के आधुनिक रूप देखिए, इसमें कागज़ के नोट, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के। तो मैंने क्या बताया था, कागज़ के सिक्के। ये क्या है कि मुद्रा के आधुनिक रूप है, मॉडर्न रूप, ठीक है। ये सोने के सिक्के, ये सब तो प्राचीन है, इसको कहते हैं, ये नहीं है, ठीक है। ये प्राचीन काल में होते थे। अब भारत में हम बात करते हैं, भारत में केंद्र की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो केंद्र की ओर से मैंने बताया कि करेंसी नोट कौन जारी करता है, नबार्ड तो नहीं, विश्व बैंक तो नहीं, स्टेट बैंक भी जारी करता नहीं, कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है, बैंकों का बैंक है और यही नोट जारी करता है, मैंने बताया था बैंक के कार्यों में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जमा का बड़ा हिस्सा बैंक के किस पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम जमा जो करते हैं उसका भुगतान किस लिए किया जाता है, ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए, ऋण देने के लिए, कर का भुगतान करने के लिए, नई शाखा खोलने के लिए। तो किस लिए किया जाता है, हम इसका प्रयोग क्या करते हैं, ऋण देने के लिए किया जाता है। देख लेंगे हम तीसरा का आंसर क्या है, ऋण देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा का क्या है, ऋण देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऋण देने के लिए। अब इस साख के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो साख के जो औपचारिक स्रोतों में कौन से शामिल नहीं, साख में जो औपचारिक स्रोत मतलब क्या होता है, फॉर्म, जो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल, तो फॉर्मल क्या होता है, बैंक, बैंक क्या है, फॉर्मल है, ये सरकारी बैंक है। नियोक्ता जो है ये क्या है, इनफॉर्मल है, तो ये औपचारिक स्रोत है। ऋण जाल, देखो मैंने बताया था कि ऋण जाल में क्या होता है, ऋण जाल से आप क्या समझते हैं। तो ऋण की जाल में जकड़ जाना, मतलब इसमें क्या है, ऋण चुकाने में असमर्थता, ऋण चुकाने में समर्थता, दोनों सही दोनों गलत। तो क्या होता है, ऋण चुकाने में असमर्थता होता है, क्या है आंसर हमारा, राइट आंसर, ऋण चुकाने में असमर्थता, असमर्थता। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा समर्थक ऋण धार का उदाहरण नहीं है। तो ऋणाधार, देखो ऋणाधार में मैंने बताया था कि आपको कुछ रुपए या घर या किसी भूमि रखनी पड़ती है। तो इसमें से कौन सा है, इसमें से नहीं, कोई इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं, बैंकों द्वारा, तो ना, बैंक द्वारा नहीं लिए जाते, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा भी नहीं, गैर सरकारी संस्था द्वारा नहीं, उसके जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बैंक अपने पास कितना नकद रखता है, 10%, 20%, 30%, 15%। तो बैंक अपने पास कितना रखता है, ये किसी को पता है। तो हम देखेंगे जो 8वां है, बैंक अपने पास कितना रखता है, 15% रखता है, कितना रखता है, 15%, सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय के लिए कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसका प्रयोग करते हैं हम, डॉलर का, ठीक है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना किसे के दिया जाता है, ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी, ये आपके एग्जाम में अभी प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो मोहम्मद यूनुस ने इसी ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, ठीक है। और मान लीजिए कि आप प्राचीन समय में हैं, जब वस्तुओं को खरीदते बेचते वक्त पैसे के का लेन देन नहीं किया जाता था, तो उस समय
में किसी वस्तु को खरीदते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो मैंने बताया था आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, इसमें सही आंसर होगा। भारत में आरंभिक समय में पैसे के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता था? जानवर या सोना चांदी। भारत में रुपया और करेंसी कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय यह जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान को अस्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या है, ये सरकार द्वारा मान्य है। इसमें क्या है, अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त ऋण अधिक महंगा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होता है, इस पे अधिक महंगा क्यों होता है, इसमें हम देखेंगे कि महंगा क्यों होता है। तो इसमें देखेंगे क्योंकि ब्याज दर क्या होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस कारण क्या होता है ये काफ़ी महंगा होता है। जो उनके पास जो हम लेते हैं किसी साहूकार से, उनका भी ब्याज दर काफ़ी महंगा होता है। आधुनिक एवं प्राचीन मुद्रा का एक उदाहरण दीजिए। आधुनिक मुद्रा कौन सा करेंसी नोट है? प्राचीन मुद्रा सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये सब क्या है, प्राचीन मुद्रा है। तो आप सभी को काफ़ी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो चैप्टर आपके अगले वीडियो में डाला जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।